नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल और ईरान की लड़ाई में, जहां अमेरिका भी अब शामिल हो गया है, उसकी सारी अपडेट्स लेकर। जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि जिस दिन अमेरिका ने कहा था कि 2 हफ्ते बाद ट्रंप कुछ करेंगे, 2 हफ्ते बाद ट्रंप फैसला लेंगे, उस दिन ही मैंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों से ज्यादा झूठ शायद ही दुनिया में कोई बोलता हो, और ट्रंप तो अपने झूठ के लिए बिल्कुल मशहूर है। उस दिन ही मैंने कहा था कि किसी भी दिन हमला हो सकता है, अगले 3-4 दिन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, और ईरान को यह बात याद रखनी चाहिए कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो भरोसा ना करे ट्रंप पे। अरगाची को बुलाया गया था जिनेवा, और जिनेवा जाने से पहले ही अरगाची को मारने की साजिश हुई थी। उस साजिश में वो बच गए। जिनेवा गए, जिनेवा में उन्होंने बातचीत की, सारा कुछ हुआ, और उसके तुरंत बाद कल रात को, यानी हिंदुस्तान का समय अगर आप देखेंगे तो काफी रात को, और अगर वहां का समय देखेंगे तो भोर का जो समय होता है, तड़के का समय होता है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जो तीनों हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों पर हमने हमला किया है। इन तीनों पर हमने 6 एमओपी और B-12 बॉम्बर्स की सहायता से वहां पर बम गिराए हैं। यह बात अमेरिका ने कही, व्हाइट हाउस का बाकायदा बयान आया, और इस तरह से अमेरिका ने यह बात साबित कर दी कि उससे बड़ा झूठा कोई और नहीं है। इस तरह से ट्रंप ने यह बात साबित कर दी कि हम सब जो कह रहे थे कि ट्रंप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ट्रंप झूठ और केवल झूठ बोल रहा है। आयतुल्लाह खामनेई ने भी कहा था कि पहले दिन से अमेरिका इस साजिश में, इस हमले में शामिल है, इसलिए अमेरिका का शामिल होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये हमले हुए हैं, और हमारी गोदी मीडिया और हमारा जो भक्त समाज है वो बड़ी खुशी मना रहा है। उसको लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात हो गई। 3 या 4 चीजों को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि आज भी क्लियर किया है ईरान ने, और पहले भी इस बात के पूरे इशारे दे दिए थे कि मार्च में ही इन जगहों से जो जरूरी सामान थे, जरूरी केमिकल्स थे, वो सारे के सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। जब आपको पता हो कि घर में चोरी होने वाली है, किसी भी दिन घर में चोरी हो सकती है, तो आप पहला काम क्या करते हैं? आप पहला काम यही करते हैं कि अपना जो कीमती सामान होता है वहां से निकाल देते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये जो हमला हुआ है, इसने मामूली नुकसान पहुंचाया है। इसने ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर बम बनाने की या न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, उस पर कोई असर बड़ा नहीं डाला है। महीने 2 महीने के लिए चीजें टल सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने तुरंत पलट के आज सुबह हाइफा और तेल अवीव दोनों पर हमला किया है। अगर आप इजराइल के आज के अखबार देखेंगे तो बेचारे आज खुशी मनाना चाह रहे थे कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन वो खबरें नीचे चली गई हैं। ऊपर आ गई हैं खबरें कि हाइफा और साथ में हमला जो हुआ है वो हुआ है तेल अवीव पर। इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट आप देख लीजिए। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह ऑफिशियल हैंडल है जिसका ट्वीट है, जिसमें वो कह रहा है कि हाइफा और तेल अवीव पर हमला हुआ है। और जो वीडियोस आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो बताती हैं कि डायरेक्ट हिट हुए हैं, डायरेक्ट अटैक हुए हैं। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? अरगाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका ऑफिशियल ट्वीट आया है। उन्होंने ही अभी तक ऑफिशियल ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वो अब हमें यह हक देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो चाहें वो करें। देखिए, बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, चिल्ला के, चीख के बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो फैक्ट है, जो मुमकिन है, वो सारी चीजें बताऊं। ईरान के सामने इस समय 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी आप सब जानते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा, कि वो अमेरिका के बेसिस पर हमला करे, साथ में इजराइल पर हमला करे। ये सारा कुछ वो कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि उसको अमेरिका के और सारे अटैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर ईरान ये फैसला लेता है कि वो बहरीन और बाकी सारी जगहों पर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये जंग बड़ी होने वाली है। ये जंग काफी बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद ये इलाकाई जंग में भी बदल सकती है और कहीं तक भी जा सकती है।
दूसरा जो ऑप्शन यह है कि फिलहाल अमेरिका को इग्नोर करे। अमेरिका ने कुछ बम गिराए, उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। कॉम सिटी की, आज कॉम न्यूज जो नेटवर्क है उसका वीडियो आया, कॉम सिटी जो ईरान की है जिसके पास ये बम गिराने का दावा कर रहे हैं, उस सिटी का जो वीडियो आया है उसको देख के लग रहा है कि लोग रात भर आराम से सोए हैं। शहर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, शहर में कहीं से किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है। तो ईरान एक फैसला यह ले सकता है कि फिलहाल अमेरिका को किनारे रखे, अमेरिका के ऊपर कोई हमला ना करे, अमेरिकन बेसिस को धमकी देता रहे, लेकिन हमला कोई ना करे। हमला वो लगातार इजराइल पर करे और ऐसा हमला करे कि इजराइल की कमर टूट जाए, मिसाइल्स की संख्या बढ़ा दे, मिसाइल्स का पावर बढ़ा दे। जैसे आज सुबह उसने हाइफा और तेल अवीव में हमला किया है, वैसे ही लगातार हमले करके इजराइल की कमर तोड़ दे, नेतन्याहू की कमर तोड़ दे। यह दूसरा ऑप्शन है ईरान के पास। और तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे ऑप्शन के साथ साथ वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दे और हूथी उसके साथ हैं, वो रेड सी बंद कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का 20% और एशिया का अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो 60% से ज्यादा तेल जहां से आता है वो जगह अगर बंद हो जाए, वहां से शिप निकलने बंद हो जाएं, इसका मतलब सीधा यह होगा कि सारी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और दुनिया प्रेशर बनाना शुरू करेगी कि इजराइल अपनी बॉम्बिंग रोके, इजराइल अपनी सारी जो हरकतें हैं वो बंद करे और अमेरिका भी आइंदा से किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना करे। ये तीन ऑप्शंस हैं। आप देखिए, जो इजराइल के व्यापार पे असर पड़ा है वो भयानक है। मर्सक करके जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है दुनिया की, उसने इजराइल में ऑपरेट करना, हाइफा पोर्ट पर ऑपरेट करना पहले ही बंद कर दिया है। अगर इन दो जगहों को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोका जाता है और रेड सी को रोका जाता है, तो यह यूरोप से लेकर और सारी दुनिया के लिए बेहद मुश्किल पैदा करने वाला होगा और इजराइल के बिजनेस को लगभग पूरी तरह से खत्म करने वाला होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ईरान फिलहाल ऑप्शन 2 पर सबसे ज्यादा जोर देगा। हालांकि सोशल मीडिया पे पूरा फैला हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, लेकिन आप इरना की वेबसाइट पे जाइए, तेहरान टाइम्स की वेबसाइट पे जाइए या किसी भी दूसरी जो इजराइल की जिम्मेदार एजेंसीज हैं, प्रेस टीवी पे चले जाइए, इन सब के यहां जाइए, तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। धमकी तो ईरान ने पहले भी दी थी। आज कल रात को जो कुछ हुआ है, आज सुबह कह लीजिए या कल रात को कह लीजिए, जो कुछ हुआ है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक से हुआ है। पहले से बहुत सारे लोगों को इस बात की भनक थी, यहां तक कि मैंने भी अपने चैनल पर बार बार कहा था कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है और परसों भी कर सकता है। तो यह हो ही नहीं सकता कि ईरान इसके लिए पहले से तैयार नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इजराइल की कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज कर दे, आयतुल्लाह खामनेई को हटाकर किसी अपने पिट्ठू को बिठा दे, या अमेरिका में जो शाह बैठा हुआ है, शाह पहलवी बैठा हुआ है, उसको लाके गद्दी पर बिठा दे। ऐसा लगता है कि फिलहाल ये उनकी स्कीम पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। अब फर्ज कीजिए कि ईरान अगर हमला नहीं करता है, हालांकि ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान के लिए इजराइल पर लगातार हमले करना, इजराइल की कमर तोड़ना, इजराइल को यह एहसास दिलाना कि हम जब चाहें जहां चाहें तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका वही हाल होगा जो लेबनान का हुआ था। अगर अभी वो समझौता कर लेता है, अभी जाकर सीज फायर कर देता है, इसका मतलब यह होगा कि वो सीज कर जाएगा और इजराइल फायर करता रहेगा, जैसा कि मिडिल ईस्ट में हमेशा से हुआ है। इजराइल के साथ जिसने भी सीज फायर किया है उसके ऊपर सीज फायर के बाद लगातार हमले हुए हैं। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए सीज फायर की तो फिलहाल मुझे कहीं कोई उम्मीद तुरंत नजर नहीं आती। हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर ऐसा होता है, जब इजराइल की कमर कायदे से टूट जाए, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो देखा जाएगा। अब सवाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। अगर देखिए तो अमेरिका ने सीधे सीधे वार क्राइम किया है। किसी खुद मुख्तार देश के अंदर जाकर बम गिराना, यह अपने आप में एक वार क्राइम है। यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई बोलेगा? कुछ कंट्रीज बोलेंगी, लेकिन हमारी हिंदुस्तान जैसी कंट्री जो है, वहां नरेंद्र मोदी जी कोई बयान नहीं देंगे। यह बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। निंदा भी नहीं कर पाएंगे, यह बात भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। कल का एक बयान दिखाता हूं मैं मदेदेव का।
मदेदेव जो है वो रशिया के तीसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, मतलब 91 में जब यूएसएसआर टूटता है, नया रशिया बनता है, तो उसके वो तीसरे प्रेसिडेंट थे दमित्री मदेव, और अभी वो रशियन फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्टी हैं, यानी वहां के बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। उनका कल का बयान था, काफी लंबा बयान था उनका, उसमें उन्होंने 2-3 सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल के पास एटॉमिक बम हो सकते हैं तो फिर ईरान के पास एटॉमिक बम क्यों नहीं हो सकते हैं। और पूरा जो बयान था, उस बयान को आप देखेंगे तो बहुत साफ इशारा था कि अगर जंग बढ़ती है, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है, इसका मतलब यह होता है कि रशिया भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अब ये वाला जो बयान है, इसकी रोशनी में जरा ट्रंप की कल की हरकत और ट्रंप का बयान देख लीजिए। देखिए, हरकत जो उसने की वो की सब जानते हैं, लेकिन इस बयान को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। उसने कहा कि इसके बाद अमेरिका के जहाज ईरान के एयर स्पेस से लौट आए, हमारा आगे जंग बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। रशिया भी इस बात को जानता है और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि अगर यह जंग मिडिल ईस्ट से बाहर निकली, अगर यह जंग ईरान और इजराइल की सरहद से बाहर निकली, तो सबके लिए बेहद बेहद खतरनाक होगी। लेकिन ट्रंप के ऊपर इजरायली लॉबी का कोई दबाव है, या तो एपस्टीन का कोई वीडियो है जिसमें वो लड़कियों के साथ जिना करते हुए या लड़कियों के साथ दूसरी तरह की हरकतें करते हुए कायद है, हो सकता है वो वीडियो हो, या कोई ना कोई प्रेशर ऐसा है जिसके चलते उसको ये करना पड़ा। इसके आगे वो कितना बढ़ाएगा, यह तय करेगा कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात आप और समझ लीजिए, अब अमेरिका के ऊपर कम से कम इजराइल के मुतालिक कोई भरोसा नहीं करेगा। इवन मिडिल ईस्ट में जो उसके बेहद करीबी दोस्त हैं, वो भी भरोसा नहीं करेंगे। कल रात को बहुत सारी खबरें चलाने की कोशिश की गई। बराक डेविड, जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूं एज अ रिपोर्टर, उन्होंने एक न्यूज चलाई, वाला न्यूज में यह छपा भी। उन्होंने कहा कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनके थ्रू ईरान को मैसेज भिजवाया था ट्रंप ने कि अगर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन टर्की आते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट इवांस को या फिर खुद को भी वहां पर पेश कर सकते हैं, वहां आ सकते हैं और आमने सामने बात हो सकती है। कहना यह है कि आयतुल्लाह खामनेई ने इसकी इजाजत नहीं दी, इसलिए यह बातचीत नहीं हो पाई। अब यह कितना सही है, कितना गलत है, कितना प्लांटेड है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात अब तो तय है कि अब ईरान से बातचीत वाली कंडीशन नहीं रहेगी। ईरान फिलहाल कोई बातचीत नहीं करने वाला है। आज सुबह तेल अवीव और हाइफा के ऊपर हमला करके उसने बता दिया है कि जंग हम जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक ईरान, आपको एक बयान याद दिलाऊं ग्रॉसी का, उसने कहा था कि अगर हमला होगा ईरान के ऊपर तो वो शायद न्यूक्लियर बम बना ले। अगर वाकई ईरान के पास सारी एनरिचमेंट्स हैं तो इस हमले के बाद खामनेई भी उनको नहीं रोकने जाएंगे कि एटॉमिक बम ना बनाओ, क्योंकि अगर आज एटॉमिक बम होता उसके पास तो अमेरिका यह हिम्मत नहीं करता। नॉर्थ कोरिया जरा सा मुल्क है, उसके पास एटॉमिक बम है, इसलिए अमेरिका बातें कितनी भी कर ले उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। जानता है कि अगर उसने एटॉमिक बम छोड़ दिया तो नॉर्थ कोरिया तो तबाह होगा ही, उसकी जो आग होगी वो अमेरिका तक पहुंचेगी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कैसे मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि वहां से सारा सामान हटा लिया गया था, कैसे मैं केवल ईरानी सोर्सेस पे भरोसा कर रहा हूं। नहीं, मैं कभी किसी एक सोर्स पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वहां सारा का सारा सामान, मालो असबाब, यूरेनियम सब कुछ होता तो कल एक वीडियो आया था और वो वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हुआ था कि क्या क्या होगा अगर एटॉमिक सारा कुछ है, यूरेनियम सारा कुछ है और वहां पर बम्बार्डमेंट होता है। जो पहली चीज होती वो ये होती कि रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैलता, आसपास के इलाकों में परेशानियां शुरू होती, लोग बीमार पड़ना शुरू करते, अस्पतालों में लाइन लग जाती, सांस लेने में दिक्कत होती और काफी सारे लोग मारे जाते और धीरे 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 फैलते फैलते ये ईरान के भी बाहर चला जाता और जो ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भी दिक्कत पैदा होती। अब आपको मैंने दिखाया कौम का वीडियो, अगर वहां पर यूरेनियम होता और उसका रिसाव हुआ होता, रेडिएशन हुआ होता, तो कौम में ऐसी सुबह नहीं होती। सुबह अस्पतालों के बाहर लाइन लगी होती, लोग परेशान होते, अपने घरों के बाहर होते, सांस लेने में दिक्कतें हो रही होती, सब कुछ हो रहा होता। एक बात मैं और बता दूं कि एटॉमिक 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 बोलना बहुत आसान है, लेकिन कभी नागासाकी, हिरोशिमा की तस्वीरें उठाकर आप देख लीजिए और कभी वहां का पढ़ लीजिए कि लोगों ने क्या क्या झेला है, फिर समझ में आएगा कि एटॉमिक का मतलब क्या होता है।
नेतन्याहू ने और अमेरिका ने दुनिया को तबाही की कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है और अब ईरान को फैसला करना है। दो चीजें उसके सामने हैं, एक तो अपनी खुद मुख्तारी और अपनी इज्जत को बिल्कुल कंटैक्ट रखना। अगर वो कुछ नहीं करता है, अगर वो जाके झुक जाता, आज सुबह उसका बयान आ जाता कि हम अमेरिका से बात करेंगे जी, हम डर गए हैं, तो ईरान के लोगों का और दुनिया भर में जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं उनकी हिम्मत टूट जाती। और दूसरा उसके पास जो एक उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो दुनिया को तबाही से बचाने की भी है। इन दोनों का वो किस तरह से इस्तेमाल करता है इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। सुबह तेल अवीव, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सुबह तेल अवीव और हाइफा पर हमला करके ईरान ने बहुत साफ कह दिया है कि आपके इस हमले से हम खौफजदा नहीं हैं। ऐसे हमले अब लगातार होंगे और कल को अगर जो डायमोना रिएक्टर है उनका, इजराइल का, उसके ऊपर कोई बड़ा हमला हो जाए तो फिर इजराइल को बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसको यह उम्मीद करनी चाहिए कि ईरान अपनी मिसाइलों का रुख लगातार इजराइल की तरफ रखेगा, उसको तबाही की कगार पर ले जाएगा। ईरान में आयतुल्लाह खामनेई को उनकी कुर्सी से हटाने में तो इजराइल कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन अगर लगातार यही रहता रहा तो पहले नेतन्याहू और फिर ट्रंप की कुर्सी पर भी बड़ा खतरा आ सकता है। तो फिलहाल ये हालात हैं, हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, हालात हैं ये, जंग लगातार बढ़ रही है, दुनिया खतरे के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किनारे पर खड़ी है। अब यह दुनिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अमेरिका की गुंडागर्दी बर्दाश्त करते चले जाती है या फिर अमेरिका को रोकती है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे जो अपडेट होंगी हम लगातार करते रहेंगे और आप अगर हमारे साथ रहेंगे, आप अगर हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे, आप अगर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप लेंगे तो हमें वो ताकत लगातार मिलती रहेगी कि बिना डरे बिना झुके हम सच कहते रहें। बहुत शुक्रिया।